सोचिए, क्या हो अगर एक जंग सिर्फ हार जीत के लिए न लड़ी जाए, बल्कि एक नया इतिहास रचने के लिए लड़ी जाए। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त युद्ध की कहानी में उतरेंगे, जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य की किस्मत लिखी, बल्कि दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक को जन्म भी दिया। अब जरा सोचिए, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसे कोई हरा ही ना सके, जिसे अजेय माना जाता हो। यही वो मुश्किल सवाल था जो मगध के राजा अजातशत्रु के सामने खड़ा था। उनका दुश्मन इतना ताकतवर था कि उसे हराना नामुमकिन सा लगता था। तो इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया गया, चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत की दो सुपर पावर्स से। एक तरफ था मगध साम्राज्य और दूसरी तरफ वज्जी संघ। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये थी दो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स, दो अलग अलग सोच की जबरदस्त टक्कर। और देखिए, ये दोनों ताकतें एक दूसरे से कितनी अलग थीं। एक तरफ था मगध, राजा अजातशत्रु के अंडर एक सेंट्रलाइज्ड एग्रेसिव राजशाही, मतलब एक राजा, एक हुक्म और बस। और दूसरी तरफ थे वज्जी, जो लिच्छवियों जैसे कई ताकतवर कुलों का एक रिपब्लिकन गठबंधन थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता। तो ये सिर्फ दो राज्यों की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी की टक्कर थी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये महायुद्ध चला पूरे 16 साल। सोचिए, 16 साल। उस जमाने में जब आर्मी को मूव करना, उनको खाना पानी पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, तब इतने लंबे समय तक टिके रहना, ये अपने आप में वज्जियों की जबरदस्त ताकत का सबूत था। उन्हें हराना वाकई नामुमकिन लगता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लंबी और भयानक जंग छिड़ी ही क्यों, क्या वजह थी? और मजे की बात यह है कि हिस्ट्री हमें इसके पीछे की दो बिल्कुल अलग लेकिन बड़ी ही दिलचस्प कहानियां बताती है। बौद्ध सोर्सेस के हिसाब से झगड़े की जड़ थी गंगा नदी पर बना एक पोर्ट। कहा जाता है कि लिच्छवी वहां से सारा कीमती सामान अपने कब्जे में ले लेते थे, मतलब ये एक इकोनॉमिक डिस्प्यूट था। वहीं जैन सोर्सेस एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं, एक रॉयल फैमिली ड्रामा जिसमें एक शाही हाथी और एक बेशकीमती हार का जिक्र है। अब असल वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो तय थी, युद्ध तो होना ही। जब अजातशत्रु को ये बात समझ आ गई कि वज्जियों को आमने सामने की लड़ाई में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तब उन्होंने अपना गेम प्लान ही बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर ताकत काम नहीं आ रही तो दिमाग से काम लेते हैं। और यहीं से शुरू हुई जासूसी और पॉलिटिकल साजिश की कहानी। कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार को सलाह के लिए खुद बुद्ध के पास भेजा, और बुद्ध के शब्दों में ही उन्हें वज्जियों को हराने का राज मिल गया। बुद्ध ने बताया कि वज्जियों की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही चीज थी, उनकी एकता। और बस उन्हें अपना प्लान मिल गया। अगर इस एकता को किसी तरह तोड़ दिया जाए तो वज्जियों को हराया जा सकता है। और ये एक कमाल का मास्टर प्लान था। मंत्री वस्सकार ने अजातशत्रु से देश निकाला मिलने का एक जबरदस्त नाटक किया और पहुंच गया लिच्छवियों के पास पनाह लेने। और फिर अगले 3 साल तक उसने बड़ी चालाकी से उनके लीडर्स के बीच शक और फूट के बीज बोए। धीरे धीरे उनका जो अटूट गठबंधन था वो अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। तो अब जब वज्जियों की एकता टूट चुकी थी, अजातशत्रु ने फाइनल अटैक की तैयारी शुरू कर दी। और इस बार उनके पास थे कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस जमाने में किसी ने देखी तक नहीं थी। ये थे असली गेम चेंजर्स। पहला हथियार था महाशिलाकंटक, मतलब बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन। आप इसे उस जमाने का एक तरह का कैटापल्ट या तोप समझ सकते हैं। ये दूर से ही दुश्मन के किलों और उनकी सेना पर भारी भरकम पत्थर बरसा सकता था। और दूसरा था रथमूसल, जिसका मतलब है ब्लेड वाला रथ। जरा इमेजिन कीजिए, एक बख्तरबंद रथ जिसके पहियों में तेज धार वाले ब्लेड लगे हों और वो पूरी रफ्तार से सैनिकों की भीड़ को चीरता हुआ निकल जाए। ये पैदल सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो सीधे सीधे कहें तो ये हथियार अपने समय से कहीं आगे थे। महाशिलाकंटक था प्राचीन भारत का आर्टिलरी, और रथमूसल था एक तरह का टैंक। इन्होंने सच में लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया था। लेकिन देखिए, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, लोकेशन भी बहुत जरूरी होती है। अजातशत्रु के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, सही जगह से हमला करना। और इसी एक जरूरत ने एक नए स्ट्रेटेजिक शहर को जन्म दिया। मगध की जो राजधानी थी राजगीर, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब डिफेंस के लिए तो एकदम परफेक्ट थी। पर वहां से गंगा नदी पार करके वज्जियों पर हमला करना बहुत मुश्किल था।
उन्हें नदी के पास एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस चाहिए था। और ये सही जगह उन्हें मिली पाटलेग्राम नाम के एक छोटे से गांव में। ये लोकेशन कमाल की थी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। मतलब यहां से पूरे नदी के रास्ते पर कंट्रोल किया जा सकता था और वज्जियों पर हमला करने के लिए ये एक आइडियल लॉन्च पैड था। अजातशत्रु ने फौरन वहां एक बड़ा किला बनाने का हुक्म दिया। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कहते हैं कि जब बुद्ध उस जगह से गुजरे और उस किले को बनते हुए देखा तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि ये जगह एक बहुत बड़ा और महान शहर बनेगी, व्यापार का केंद्र बनेगी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि इस शहर को हमेशा 3 खतरों का सामना करना पड़ेगा: आग, पानी और आपसी फूट। तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी, जासूसी और नई नई टेक्नोलॉजी का आखिर नतीजा क्या निकला, और इस जंग की असली लेगेसी क्या थी? तो हुआ ये कि वस्कार की कूटनीति ने वज्जियों को अंदर से तोड़ दिया और अजातशत्रु के नए हथियारों ने उन्हें बाहर से कुचल दिया। मगध जीत गया। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी देन थी पाटलीग्राम। वो छोटा सा मिलिट्री किला देखते ही देखते पाटलिपुत्र के एक बड़े महानगर में बदल गया। आगे चलकर अजातशत्रु के बेटे उदयन ने इसे ही मगध की नई राजधानी बना दिया और ये शहर अगले लगभग 1000 साल तक भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों का कैपिटल बना रहा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक एम्पायर बनता कैसे? क्या वो चालाक स्ट्रैटेजी से बनता है, बेहतर टेक्नोलॉजी से, या फिर धोखे और साजिश से? शायद इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों की नींव में अक्सर इन तीनों का ही एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है।